आज हम इतिहास के सबसे बड़े और सबसे पेचीदा अनसुलझे रहस्यों में से एक पर से पर्दा उठाने जा रहे हैं। हड़प्पा सभ्यता, एक ऐसी सभ्यता जो अपने समय से हजारों साल आगे थी। एक ऐसा अर्बन यूटोपिया जिसने दुनिया को चकित कर दिया और फिर अचानक इतिहास के पन्नों से गायब हो गया। इस विशेष विश्लेषण में हम सीधे उन सबूतों की जांच करेंगे जिस प्राचीन महानगर की कहानी बयां करते हैं। तो आइए इस रोमांचक टाइम ट्रैवल की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही चौंकाने वाली और सच कहूं तो थोड़ी अफसोसजनक घटना से। इमेजिन कीजिए, करीब 150 साल पहले पश्चिमी पंजाब में रेलवे लाइन बिछाने का काम चल रहा था। ठेकेदारों को वहां एक खंडहर मिला। उन्हें लगा, वाह, ईंटों की खदान मिल गई। और बिना ये जाने कि वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने उन पकी हुई मजबूत ईंटों का इस्तेमाल रेलवे ट्रैक के निर्माण में कर लिया। वो अनजाने में 4,500 साल पुरानी एक महान सभ्यता के अमूल्य अवशेषों को नष्ट कर रहे थे। एक ऐसी भूल जिसने हमारे इतिहास के एक बड़े हिस्से को रेल की पटरियों के नीचे दफन कर दिया। अब जरा इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए। 1850 के दशक की उस बड़ी भूल और असल पुरातत्विक खुदाई के बीच दशकों का अंतर है। वो खंडहर सालों तक एक अनसुलझी पहेली बना रहा। आखिरकार 1921 में जाकर दयाराम साहनी के नेतृत्व में हड़प्पा की व्यवस्थित खुदाई शुरू हुई और ठीक अगले साल 1922 में राखालदास बैनर्जी ने मोहनजोदड़ो खोज निकाला। तब जाकर दुनिया को एहसास हुआ कि बॉस, ये कोई मामूली ईंटों का ढेर नहीं है, बल्कि भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे पुराना और एडवांस शहर है। तो आज के हमारे इस आर्कियोलॉजिकल डिटेक्टिव वर्क का रोडमैप कुछ इस तरह रहेगा। सबसे पहले वो अचानक हुई खोज, फिर हम देखेंगे उनकी मास्टर टाउन प्लानिंग, उनका डेली लाइफ और ट्रेड, धर्म और मान्यताएं, फिर एक स्पेशल स्पॉटलाइट डालेंगे धौलावीरा और लोथल पर, और आखिर में बात करेंगे उनके उस अनसुलझे पतन की। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस अचानक हुई खोज की और समझते हैं उस विशाल भौगोलिक पैमाने को जो इन शुरुआती पुरातत्वविदों के सामने धीरे धीरे उभर कर आ रहा था। स्केल की बात करें तो ये सच में दिमाग घुमा देने वाला है। हम यहाँ सिर्फ एक या दो शहरों की बात नहीं कर रहे हैं। पुरातत्वविदों ने लगभग 2,800 से ज्यादा हड़प्पा बस्तियों का पता लगाया है। ये पूरी सभ्यता सिर्फ एक छोटी सी घाटी तक लिमिटेड नहीं थी, बल्कि पूरे उत्तर पश्चिमी भारतीय उपमहाद्वीप में फैली हुई थी। और क्योंकि सबसे पहले हड़प्पा की खोज हुई थी, इसलिए इस पूरे कालखंड को हड़प्पा सभ्यता कहा जाने लगा। ये फैलाव वाकई अविश्वसनीय है। अगर हम इन प्रमुख लोकेशंस के डेटा को देखें तो एक बहुत ही क्लियर पैटर्न नजर आता है। 1921 में रावी नदी के तट पर हड़प्पा, 1922 में सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो, 1961 में घग्गर नदी के पास कालीबंगा और 1954 में भोगवा नदी के पास लोथल। ये साफ दिखाता है कि नदियां ही इन प्राचीन महानगरों की लाइफलाइन थीं। बिना नदियों के इतने बड़े अर्बन सेंटर्स का सर्वाइवल नामुमकिन था। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, नगर नियोजन के उस्ताद। हम उन फिजिकल सबूतों की बात करेंगे जो बताते हैं कि ये लोग ऑर्डर और प्लानिंग को लेकर कितने ऑब्सेस्ड थे। सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है कि इनके लगभग हर शहर का डिजाइन एक सख्त पैटर्न फॉलो करता था। शहर दो हिस्सों में बटा था। पश्चिमी हिस्सा, जिसे सिटाडेल या नगर दुर्ग कहते हैं, वो ऊंचाई पर था पर साइज में छोटा था। ये संभवतः एलीट क्लास या बड़ी पब्लिक बिल्डिंग्स के लिए था। वहीं पूर्वी हिस्सा, जिसे लोअर टाउन कहा गया, वो काफी बड़ा था लेकिन निचले इलाके में बसा था जहां आम जनता रहती थी। ये साफ तौर पर एक बेहद ऑर्गेनाइज्ड सोशल स्ट्रक्चर की तरफ इशारा करता है। अब जरा मोहनजोदड़ो के इस ग्रेट बाथ या महान स्नानागार को देखिए। इसकी इंजीनियरिंग आज भी बड़े बड़े आर्किटेक्ट्स को हैरान कर देती है। 4,500 साल पहले इन्होंने तराशी हुई ईंटों का फर्श बनाया और तो और पानी की लीकेज रोकने के लिए चारकोल यानी तारकोल की एक मोटी कोटिंग की। कुएं से पानी आता था और गंदा पानी निकालने का भी प्रॉपर ड्रेनेज था। ये कोई आम स्विमिंग पूल नहीं था, बल्कि खास धार्मिक या पब्लिक मौकों के लिए इस्तेमाल होने वाला एक एडवांस स्ट्रक्चर था। और ये चीज इनकी इकोनॉमी का ब्रिलियंस दिखाती है। हड़प्पा का ये विशाल अन्नागार या ग्रैनरी, ऐसे स्ट्रक्चर्स दूसरी जगहों पर भी मिले हैं। इसका सीधा मतलब है कि ये लोग एग्रीकल्चर में इतने एक्सपर्ट थे कि सरप्लस अनाज उगाते थे। और सिर्फ उगाते ही नहीं थे, फ्यूचर या किसी इमरजेंसी के लिए उसे स्टोर करने का उनके पास एक प्रॉपर सिस्टम था। ये फूड सिक्योरिटी का एक बेहतरीन प्राचीन मॉडल है।
क्या आप यकीन करेंगे कि आज से 4,500 साल पहले पब्लिक हेल्थ और सैनिटेशन का ऐसा लेवल हो सकता है? इनकी सड़कें परफेक्ट ग्रिड सिस्टम पर थीं, एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती हुई। सबसे कमाल की बात, सड़कों के किनारे पक्की ढकी हुई नालियां थीं जिनमें कचरे के लिए बकायदा मैनहोल बने थे। और तो और, घरों के मेन गेट शोर शराबे वाली सड़क की बजाय पीछे की शांत गलियों में खुलते थे। सैनिटेशन को लेकर इनकी अवेयरनेस सच में नेक्स्ट लेवल थी। बड़ी बड़ी इमारतों से निकलकर अब जरा आम नागरिक की जिंदगी में झांकते हैं। सेक्शन 3, दैनिक जीवन और व्यापार। उनके रोजमर्रा के आइटम्स हमें उनके बारे में क्या बताते हैं? इन कलाकृतियों का क्राफ्ट्समैनशिप देखिए। एक तरफ सोना, चांदी और कीमती पत्थरों से बने ये बेहद बारीक और खूबसूरत आभूषण हैं, जिन्हें महिला और पुरुष दोनों पहनते थे। और दूसरी तरफ हैं ये कमाल की मोहरें या सील्स। इन पर जानवरों की शानदार नक्काशी है और ऊपर कुछ लिखा हुआ है। परेशानी बस ये है कि ये लिपि आज तक कोई भी डिकोड नहीं कर पाया है। जिस दिन ये पढ़ी जाएगी, शायद हड़प्पा का पूरा इतिहास ही बदल जाए। इनकी इकोनॉमी सिर्फ खेती तक सीमित नहीं थी। हाँ, वो गेहूं, जौ और तिल जैसी फसलें उगाते थे, लेकिन उनका ट्रेड नेटवर्क बहुत विशाल था। ये लोग दुनिया से कटे हुए नहीं थे। राजस्थान के खेतड़ी से तांबा आता था, कर्नाटक से सोना मंगाया जाता था। यहाँ तक कि मेसोपोटामिया, जो आज का इराक है, वहाँ के प्राचीन रिकॉर्ड्स में भी मेलुआ शब्द का जिक्र है, जो हड़प्पा क्षेत्र के लिए इस्तेमाल होता था। मतलब इनका ग्लोबल कनेक्शन बहुत स्ट्रांग था। अब रुक करते हैं सेक्शन 4 की तरफ, धर्म और मान्यताएं। हमारे पास कोई ग्रंथ नहीं है, तो हम सिर्फ इन पुरातात्विक सुरागों के जरिए ही इनके आध्यात्मिक जीवन को समझने की कोशिश करेंगे। खुदाई में हमें कई टेराकोटा की मातृ देवी की मूर्तियां मिली हैं जो फर्टिलिटी पूजा का संकेत हैं, लेकिन ये पशुपति मोहर सबसे ज्यादा मिस्टीरियस है। इसमें सींग वाले एक देवता योग मुद्रा में बैठे हैं और उनके चारों ओर हाथी, बाघ, गैंडा जैसे जानवर हैं। कई इतिहासकार इसे भगवान शिव का शुरुआती रूप मानते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात क्या है? पूरी हड़प्पा सभ्यता में हमें एक भी बड़ा मंदिर या पूजा स्थल नहीं मिला है। बिल्कुल भी नहीं। सेक्शन 5। अब बात करते हैं दो ऐसे एक्सेप्शनल शहरों की जिन्होंने हड़प्पा के उस स्टैंडर्ड 2 पार्ट वाले नियम को ही तोड़ दिया, धौलावीरा और लोथल। गुजरात का धौलावीरा बाकी शहरों से एकदम अलग था। जहां बाकी शहर 2 हिस्सों में बटे थे, धौलावीरा 3 पार्ट्स में था, गढ़ी, मध्यनगर और निचला नगर। इनके बीच एक बहुत बड़ा खुला मैदान था जिसे एक स्टेडियम माना जाता है, जहां बड़े पब्लिक इवेंट्स होते होंगे। और तो और, यहीं से सफेद पत्थर का बना एक विशाल साइनबोर्ड भी मिला है। सोचिए, एक प्राचीन साइनबोर्ड। पूरे हड़प्पा जगत में ऐसा कुछ और नहीं मिला है। और अब इसे देखिए, लोथल का विशाल डॉकयार्ड या बंदरगाह। खंबात की खाड़ी के पास पक्की ईंटों से बना ये ढांचा इंटरनेशनल समुद्री व्यापार का मेन गेटवे था। यहाँ से सीधे शिप्स में सामान लोड और अनलोड होता था। लोथल में फारिस की खाड़ी की मोहरें और बीड्स यानी मनके बनाने के कारखाने मिले हैं। ये शहर साबित करता है कि हड़प्पावासी सिर्फ जमीन पर नहीं बल्कि समंदर की लहरों पर भी राज करते थे। इस सब भव्यता और एडवांसमेंट के बाद हम पहुंचते हैं अपने आखिरी सेक्शन पर, वो अनसुलझा पतन। एक ऐसा रहस्य जिसने आज भी इतिहासकारों को उलझा कर रखा है। ये एक अल्टीमेट हिस्टोरिकल कोल्ड केस है। 2800 बस्तियां, बेहतरीन नगर योजना, गजब का सैनिटेशन और इंटरनेशनल ट्रेड। ऐसा अमेजिंग समाज 1700 ईसा पूर्व के आसपास अचानक ताश के पत्तों की तरह कैसे बिखर गया? इतनी बड़ी आबादी वाले ये महानगर अचानक खाली कैसे हो गए? थ्योरीज तो बहुत हैं। कुछ विद्वान कहते हैं कि नदियों में आई विनाशकारी बाढ़ ने सब कुछ डुबा दिया। कुछ का मानना है कि ओवर फार्मिंग से मिट्टी में नमक बढ़ गया और जमीन बंजर हो गई। कुछ बाहरी आक्रमण की बात करते हैं। वहीं एक बहुत बड़ी थ्योरी ये है कि भयंकर क्लाइमेट चेंज हुआ, बारिश कम हो गई और नदियां सूख गईं, जिससे इकोसिस्टम कोलैप्स हो गया। सच तो ये है कि इनमें से कोई भी एक थ्योरी पूरी तरह से इस पहेली को सॉल्व नहीं कर पाती। वो बड़े बड़े शहर भले ही खंडहर बन गए, लेकिन क्या हड़प्पा सच में खत्म हो गया? अगर आप आज भी देखें तो हमारे खेती करने के तरीके, हमारी कई धार्मिक मान्यताएं, मातृ देवी की पूजा, इन सब की जड़ें कहीं ना कहीं उसी हड़प्पा संस्कृति से जुड़ी हैं। वो शहर मिट्टी में जरूर मिल गए, लेकिन उनकी विरासत आज भी हमारी आधुनिक संस्कृति में सांस ले रही है। तो अगली बार जब आप किसी आधुनिक शहर की टाउन प्लानिंग या ड्रेनेज सिस्टम को देखें तो खुद से जरूर पूछेगा,
क्या हम आज भी उस 4500 साल पुराने प्राचीन यूटोपिया की सिर्फ बराबरी करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं? नवापाषाण युगीन स्थल का मानचित्र। धातु युग क्या है? नवपाषाण काल के बाद धातु युग का आरंभ हुआ, जिसमें मानव ने धातु का इस्तेमाल शुरू किया। धातु युग में ही आगे चलकर सिंध में कोटदीजी और अमरी, उत्तरी पंजाब में सरायखेला और जलीलपुर एवं राजस्थान में कालीबंगा जैसे स्थलों का विकास हुआ। इन स्थलों पर कृषि उत्पादन बड़े पैमाने पर होने लगा, रंगे हुए मिट्टी के बर्तन का इस्तेमाल होने लगा, लोग लंबी दूरी का व्यापार करने लगे और पक्की ईंट के बने घरों में रहने लगे, जिसकी चारों तरफ से किलेबंदी भी की गई थी। धातु युग का आरंभ नवपाषाण काल के अंतिम चरण में हुआ। पहला धातु तांबा था, जिसे नदी की तलहटी से प्राप्त किया जाता था। इस समय भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में कई ग्रामीण संस्कृति उदित हुई। इन संस्कृतियों के लोग बड़े पैमाने पर कृषि उत्पादन करने लगे थे। आप पिछले अध्याय में खेती की शुरुआत की परिस्थिति से परिचित हुए होंगे। ये संस्कृतियां अपनी विशिष्ट मिट्टी के बर्तन के लिए भी प्रसिद्ध थीं। इस समय की बस्तियां आमतौर पर छोटी होती थीं और इनमें बड़े आकार की बस्तियां नहीं के बराबर थीं। इन संस्कृतियों से जुड़ी कृषि, पशुपालन तथा शिल्प के साक्ष्य मिले हैं। मानव संस्कृति सभ्यता में कैसे प्रवेश करती है? किसी भी क्षेत्र की संस्कृति को सभ्यता में प्रवेश करने के लिए कुछ मापदंडों को पूरा करना होता है। जैसे वह क्षेत्र शहर में तब्दील हो गया हो, लेखन कला विकसित हो गई हो, शहरी आबादी के पालन पोषण के लिए ग्रामीण क्षेत्रों से जरूरी चीजों की आपूर्ति होती हो, लंबी दूरी का व्यापार होता हो और कारीगरी, कलाकारी तथा विज्ञान आदि का विकास हो गया हो। हड़प्पा संस्कृति इन सभी मापदंडों को पूरा करती थी। नवपाषाण युग के बाद विश्व के कई हिस्सों में मानवीय संस्कृति ने सभ्यता में प्रवेश किया, जैसे भारत में हड़प्पा सभ्यता, इराक में मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, चीन की सान सभ्यता। संस्कृति समाज में प्रचलित रीति रिवाज, खान पान, वेशभूषा, रहन सहन, धार्मिक संस्कार, आर्थिक क्रियाकलाप के तौर तरीके, कला कौशल के विविध रूप, भाषा एवं साहित्य की शैली आदि परंपराएं जो पीढ़ी दर पीढ़ी से चली आ रही हो, उसे ही संस्कृति कहते हैं। इस प्रकार संस्कृति से तात्पर्य व्यक्ति के परिष्कृत व्यवहार से है, जिसे समाज द्वारा सीखा जाता एवं इसका हस्तांतरण एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक होता रहता है। हड़प्पा सभ्यता की खोज लगभग 150 साल पहले पश्चिमी पंजाब में रेलवे लाइन बिछाने के क्रम में हड़प्पा पुरास्थल के खंडहर का पता चला। इस खंडहर के महत्व को नहीं समझ पाने के कारण रेलवे ठेकेदारों ने हड़प्पा खंडहर के ईंटों का इस्तेमाल रेलवे निर्माण में किया। इस अज्ञानता के कारण हड़प्पा की कई इमारतें नष्ट हो गईं। सन 1921 में पुरातत्वविदों ने इस स्थल का व्यवस्थित उत्खनन किया। तब जाकर पता चला कि खंडहर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। इसके बाद पुरातत्वविदों ने अनेक नगरों का पता लगाया, जिनमें मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, बनावली, लोथल और धौलावीरा प्रमुख है। पुराविदों ने लगभग 2800 हड़प्पा स्थल का पता लगाया है। चूंकि हड़प्पा नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसलिए उपमहाद्वीप में हड़प्पा के समकालीन पाए जाने वाले सभी शहरों को हड़प्पा सभ्यता के शहर के नाम से जाना जाता है। इन सभी स्थलों से पुरातत्वविदों को अनेक महत्वपूर्ण वस्तुएं मिली हैं, जैसे मोहरें, मनके, मापतौल के बाट, कांसे के बने उपकरण, मिट्टी के बने बर्तन जिन पर काले रंग के चित्र बने थे। इन स्थलों से मूर्तियां भी मिली हैं। अतीत की महान खोज। बहुत समय पहले की बात है, जब भारत के गौरवशाली अतीत के पन्ने मिट्टी में दबे हुए थे। इस प्राचीन सभ्यता को दुनिया के सामने लाने के लिए कई साहसी खोजकर्ताओं ने कड़ी मेहनत की। कहानी की शुरुआत 1921 में होती है, जब दयाराम साहनी ने रावी नदी के तट पर स्थित हड़प्पा नगर को खोज निकाला। ये खोज इतनी बड़ी थी कि इसने भारत के इतिहास को हजारों साल पीछे धकेल दिया। इसके ठीक एक साल बाद 1922 में राखालदास बनर्जी ने सिंधु नदी के किनारे विशाल मोहनजोदड़ो की भव्यता को सबके सामने पेश किया। खोज का ये सिलसिला यही नहीं रुका। 1931 में गोपाल मजूमदार ने फिर से सिंधु नदी की ही गोद में बसे चन्हूदड़ो नामक नगर का पता लगाया। इसी कालखंड के दौरान, यानी 1931-53 के बीच, माधो स्वरूप वत्स ने भादर नदी के तट पर स्थित रंगपुर की पहचान की। जैसे जैसे समय बीतता गया, नए नए स्थान मिलते गए। 1954 में रंगनाथ राव ने गुजरात में भोगवा नदी के पास लोथल जैसे महत्वपूर्ण स्थल को खोजा, जो कभी एक बड़ा व्यापारिक केंद्र था। इसके बाद 1961 में ब्रजवासी लाल ने राजस्थान की घग्गर नदी के किनारे कालीबंगा को ढूंढ निकाला। अंत में 1989-90 के दौर में आर.एस.
बिस्ट ने धौलावीरा की विशालता और उसकी अनूठी विशेषताओं को दुनिया को दिखाया। इस प्रकार इन 7 नगरों, 7 खोजकर्ताओं और विभिन्न नदियों के मेल ने हमें उस महान सभ्यता से रूबरू कराया जिसे आज हम हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता के नगरों की विशेषता एवं संरचना। हड़प्पा सभ्यता के अधिकांश नगर 2 हिस्सों में विभाजित थे। नगर का पश्चिमी महास्नानागार मोहनजोदड़ो में स्थित ... हिस्सा छोटा परंतु ऊंची जगहों पर बसा था, जबकि पूर्वी हिस्सा बड़ा परंतु निचले इलाकों में बसा था। ऊंची जगहों पर बसे छोटे हिस्सों को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा है और निचले इलाकों को निचला नगर कहा है। माना जाता है कि नगर दुर्ग में शहर के सुखी संपन्न लोग रहते थे, जबकि निचले नगर में साधारण लोग रहते थे। नगर की चारदीवारियों का निर्माण ईंटों से की गई है। ईंटों के निर्माण एवं दीवार बनाने के लिए ईंटों की चिकनाई में उच्च तकनीक का प्रयोग किया जाता था, तभी तो हजारों साल बाद भी दीवारें मजबूती से खड़ी रह सकीं। कुछ नगरों के दुर्ग वाले हिस्से में बड़ी इमारतें और आवासीय ढांचे मिले हैं। इन इमारतों के नक्शे एवं निर्माण के तरीके विशिष्ट प्रकार के थे। मोहनजोदड़ो में एक तालाब मिला है जिसे पुरातत्वविदों ने महास्नानागार कहा है। तालाब के दोनों सिरों तक सीढ़ियां बनी हुई हैं। तालाब का फर्श तराशी गई ईंटों से बना है। इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टिक के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई है। तालाब के पास ही एक कुआं मिला है। स्नानागार में पानी इसी कुएं से निकालकर भरा जाता था। स्नानागार में पानी निकालने की भी व्यवस्था थी। स्नानागार के चारों तरफ कमरे बने हुए थे। ऐसा माना जाता है कि यहाँ विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान किया करते थे। हड़प्पा का अन्नागार। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा और लोथल में एक समान विशेषताओं वाली संरचनाएं मिली हैं। इन संरचनाओं को अन्नागार या कोठार के रूप में पहचाना गया है। इसी तरह कालीबंगा और लोथल जैसे नगरों में अग्निकुंड मिले हैं। संभवतः इसका इस्तेमाल यज्ञ के लिए किया जाता था। नगरीकरण का अर्थ। नगरीकरण एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से नगरीय जीवन पद्धति का विकास होता है। नगरीय जीवन पद्धति से तात्पर्य नगर में निवास करने वाले लोगों के वस्त्र, आभूषण, खानपान, बातचीत, संबंध, व्यवहार, पेशा इत्यादि से है। नगरीकरण की प्रक्रिया में एक नगरीय समुदाय अस्तित्व में आता है। इस समुदाय के पास सुख सुविधा के सभी आधुनिक साधन होते हैं। यहाँ यातायात एवं संदेशवाहक व्यवस्था विकसित होती है। शिक्षा, ज्ञान, विज्ञान, चिकित्सा इत्यादि से संबंधित अनेक संस्थाएं होती हैं। आधुनिक साधन तथा बहुमंजिली इमारतें इसकी विशिष्टता होती है। जगह जगह आवासीय कॉलोनी होती है। जल आपूर्ति, बिजली आपूर्ति, सफाई, यातायात इत्यादि की देखरेख प्रशासन द्वारा की जाती है। नगरीकरण की प्रक्रिया में गांव अपना स्वरूप खो देता है और वहां कृषि कार्य नहीं होता। जरूरी खाद्य सामग्रियों की आपूर्ति पर्याय इलाकों से होने लगती है। भारत में नगरीकरण की प्रक्रिया हड़प्पा संस्कृति के समय से शुरू हुई, जो आज भी जारी है। भारत की लगभग 28% जनसंख्या का नगरीकरण हो गया है। इमारत, सड़कें और नालियां। हड़प्पाई नगरों के घर प्रायः 1 या 2 मंजिले और कुछ 3 मंजिले भी होते थे। प्रत्येक घर में एक आंगन होता था और उसके चारों ओर कमरे बने होते थे। मकानों के दरवाजे और खिड़कियां मुख्य सड़कों की बजाय गली में खुलते थे। अधिकतर घरों में एक स्नानागार होता था। घरों में कुएं भी पाए गए हैं। नगरों में सुव्यवस्थित सड़कें और नालियां बनी हुई थीं और इनके साथ साथ जल की निकासी के लिए नालियों का भी उचित प्रबंध किया गया था। नगर योजनाबद्ध तरीके से बसाए गए थे, जिसकी गलियां तथा सड़कें एक दूसरे को लगभग समकोण पर काटती थीं। इस तकनीक की वजह से शहर कई आयताकार खंडों में विभाजित हो जाता था। जल निकासी की व्यवस्था बहुत अच्छी थी। घरों से निकलने वाले मल जल पास की गली में बनी हुई मध्यम आकार की निकास नालियों तक पहुंचते थे। मध्यम आकार वाली नालियां बड़ी सड़कों के साथ साथ बने हुए बड़े नालों में मिलती थी। नाले ईंटों से ढंग के होते थे। बड़े नालों में जगह जगह पर आयताकार गड्ढे बने होते थे, जिनमें गंदगी इकट्ठी होती रहती थी। गंदगी को एक निश्चित समय पर साफ किया जाता था। इससे पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग स्वास्थ्य तथा सफाई के प्रति कितने जागरूक थे। कुआं का चित्र। मोहनजोदड़ो की सड़क। नगरीय जीवन। हड़प्पाई नगरों में पाई गई आवासीय इमारतें, सड़कें, गलियों एवं नालियों की सुनियोजित व्यवस्था इस तथ्य को उजागर करती है कि हड़प्पा के शहरों की योजना में कुशल शासक वर्ग का हाथ रहा होगा। ये भी संभव है कि शासक शहर के लिए जरूरी धातुओं, बहुमूल्य पत्थर एवं अन्य उपयोगी चीजों को मंगवाने के लिए लोगों को दूर दूर के प्रदेशों में भेजते होंगे।
नगर निर्माण में ईंटों के उपयोग से स्पष्ट होता है कि लोग व्यापक पैमाने पर ईंटें बनाने का काम करते होंगे। इन नगरों में लिपिक भी होते थे जो भोजपत्र या कपड़े पर लेखन कार्य करते थे, जो अब नष्ट हो चुके हैं। उनके द्वारा मुहरों, हाथीदांत आदि पर लिखे अभिलेख प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा नगरों में सोनार, पत्थर काटने वाले, बुनकर, नाव निर्माता जैसे शिल्पकार, स्त्री पुरुष भी रहते थे जो अपने घरों या निर्माण स्थल पर तरह तरह की चीजें बनाते थे। हड़प्पाई नगरों के निवासी सूती वस्त्रों तथा गर्म कपड़ों का उपयोग करते थे। स्त्री पुरुष हार, बाजूबंद, अंगूठी, चूड़ी, कमरबंद, कान की बाली तथा पायल जैसे गहने पहनते थे। इनके निर्माण में सामान्यतः सोना, चांदी, हाथीदांत तथा तांबों का प्रयोग होता था। गहनों के निर्माण में गोमेद, स्फटिक जैसे बहुमूल्य पत्थरों का भी इस्तेमाल किया जाता था। लोग चाक पर निर्मित आग में पके हुए मिट्टी के सादा तथा चित्रकारी वाले बर्तन का इस्तेमाल करते थे। तांबा, कांस्य, चांदी तथा चीनी मिट्टी के बर्तनों का भी उनके द्वारा उपयोग किया जाता था। सख्त पत्थरों से नाप तौल के लिए बात तथा गहने के तौर पर इस्तेमाल के लिए मनके का निर्माण किया जाता था। आभूषण, बच्चों के खिलौनों में छोटे चक्के वाली बैलगाड़ियां, पशु मूर्तियां आदि प्रमुख रूप से बनाई जाती थी। लोग पासे का खेल भी खेलते थे। मुहरें, हड़प्पा सभ्यता के विशिष्ट लक्षण। हड़प्पाई शिल्पकला में शिल्पकारों द्वारा पत्थर की बनी मुहरें महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। मुहरों का प्रयोग संभवतः धनी लोग अपनी निजी संपत्ति को चिन्हित करने और पहचानने के लिए करते थे। हड़प्पाई मुहरें अपनी दो महत्वपूर्ण विशेषताओं के लिए जानी जाती हैं। प्रथम, इस पर जानवरों की सुंदर कलाकृतियां मिलती हैं, और दूसरी, इस पर कुछ लिखा होता था। मुहरों पर लिखे अधिकांश लेखों में 2 से 4 शब्द ही पाए गए हैं। हड़प्पाई मुहर। हड़प्पाई लोगों का आर्थिक जीवन कैसा था? हड़प्पाई नगर गांवों से घिरा होता था। गांव के लोग ही शहर में रहने वाले लोगों के लिए खाने का सामान उपलब्ध कराते थे। ठीक वैसे ही जैसे आज के शहरों की खाद्य सामग्री गांव वाले उपलब्ध कराते हैं। हड़प्पाई लोग गेहूं, जौ, मटर, धान, तिल और सरसों से परिचित थे। खेती जमीन को खोदकर तथा हल से भी की जाती थी। सिंचाई कुओं एवं नदियों पर बांध बनाकर की जाती थी। खेती के अलावा हड़प्पाई लोग पशुपालन भी करते थे। गाय, भैंस, भेड़ और बकरियां मुख्य पालतू पशु थे। भोजन प्राप्त करने के अन्य साधन के रूप में खाद्य संग्रहण एवं शिकार भी चलता रहा। हड़प्पा संस्कृति में व्यापार का बड़ा महत्व था। ये व्यापार हड़प्पा सभ्यता के भीतरी एवं बाहरी क्षेत्र से भी होता था। लेकिन वस्तुओं के निर्माण के लिए आवश्यक कच्चे माल की उपलब्धता हड़प्पाई नगरों में अपर्याप्त थी। इसीलिए हड़प्पाई सभ्यता के लोग राजस्थान खेतरी से तांबा, कर्नाटक कोलार से सोना, अफगानिस्तान एवं ईरान से चांदी, अफगानिस्तान बदख्शां से वैदूर्य मणि, मध्य एशिया से फिरोजा, गुजरात से समुद्री उत्पाद, जम्मू से लकड़ी आदि प्राप्त करते थे। मेसोपोटामियाई अभिलेखों में मेलुहा की चर्चा मिलती है। मेलुहा सिंधु क्षेत्र का प्राचीन नाम है। इससे स्पष्ट होता है कि हड़प्पा सभ्यता का व्यापारिक संबंध मेसोपोटामियाई सभ्यता से था। नगरवासियों का धार्मिक जीवन। हड़प्पाई लोग धरती को उर्वरता की देवी समझते थे और उनमें मातृ देवी की पूजा का खूब प्रचलन था। हड़प्पा में पकी हुई मिट्टी की स्त्री मूर्तियां भारी संख्या में मिली हैं। एक मुहर पर पुरुष देवता का भी चित्र मिला है। चित्रित देवता का संबंध पशुपति महादेव से स्थापित किया गया है। इसी तरह हड़प्पा वासी वृक्ष और पशु की पूजा करते थे। उनके बीच एक सींग वाला जानवर जो गेंडा हो सकता है, का विशेष महत्व था। उसके बाद कुबड़ वाला सांड महत्वपूर्ण स्थान रखता था। हालांकि मातृ देवी, पुरुष देवता अथवा पशु पूजा के अतिरिक्त किसी मंदिर का साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता में नहीं मिला है। हड़प्पाई लोग संभवतः भूत प्रेत और जादू टोना पर विश्वास करते थे। इसीलिए पशुपति मुहर उनसे बचने के लिए ताबीज पहनते थे। हड़प्पाई लोग मृतकों को दफनाते एवं जलाते भी थे। सूक्ष्म निरीक्षण। धौलावीरा गुजरात के उत्तर पश्चिमी कोने में बसा था। धौलावीरा हड़प्पाई शहरों में 2 कारणों से महत्वपूर्ण स्थान रखता है। प्रथम, संपूर्ण शहर 3 भागों में बटा हुआ था, गढ़ी, मध्यंगा और निचला नगर। इसमें गढ़ी और मध्यंगा की अपनी अपनी किलेबंदी थी, जबकि निचला नगर किलेबंद नहीं था। गढ़ी और मध्यंगा किलेबंद होते हुए भी आपस में जुड़े हुए थे। गढ़ी और मध्यंगा में खूब चौड़ा और खुला मैदान बना हुआ था। ऐसा लगता है कि यह खुला मैदान राजकीय, सामाजिक, धार्मिक सभाओं, उत्सवों या समारोहों के लिए इस्तेमाल किया जाता होगा। दूसरे, यहाँ से एक ऐसा शिलालेख की प्राप्ति हुई है जिस पर बड़े अक्षर अंकित किए गए हैं।
प्रत्येक अक्षर को दूध जैसे सफेद पत्थर के टुकड़ों को मिलाकर धातु या स्फटिक चूर्ण की लेई की मदद से बनाया गया है। लोथल लोथल खंभात की खाड़ी के निकट अहमदनगर से 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक हड़प्पाई नगर था। शहर की किलेबंदी की गई थी। किले के भीतर निजी और सार्वजनिक दोनों प्रकार के घर थे। गोदाम, मनके और फारस की खाड़ी की मुहरें यहाँ से पाई गई हैं। लेकिन लोथल हड़प्पाई सभ्यता में इसलिए महत्वपूर्ण स्थान रखता है कि यहाँ से एक बंदरगाह के अवशेष मिले हैं। लोथल की बंदरगाह अवशेष मिले हैं। यहाँ से जलीय मार्ग से व्यापार किया जाता था। हड़प्पा सभ्यता के अंत का रहस्य लगभग 1700 पूर्व हड़प्पा सभ्यता का ह्रास होने लगा था। हड़प्पा सभ्यता का अंत क्यों और कैसे हुआ, अभी तक मालूम नहीं। हड़प्पा सभ्यता के विनाश के लिए विद्वानों ने बहुत से कारण बताए हैं, जैसे बाढ़ ने शहरों को डुबो दिया, भूमि में नमक की मात्रा एवं बंजरता बढ़ गई, बाहरी लोगों ने हड़प्पावासी पर हमला कर उन्हें समाप्त कर दिया। इसी तरह ये भी कहा गया कि वातावरण में भौतिक रासायनिक परिवर्तन एवं पारिस्थितिकी तंत्र में बदलाव हुआ, जिससे लोग सैंधव सभ्यता के स्थलों से दूर जाने के लिए विवश हो गए। हड़प्पा संस्कृति के बारे में कहा जाता है कि सभ्यता के बड़े बड़े तत्व का ह्रास जरूर हुआ, लेकिन हड़प्पा संस्कृति के बहुत से तत्वों की निरंतरता आगे विकसित होने वाली ताम्रपाषाणिक संस्कृति में बनी रही। ये संस्कृति राजस्थान में आहार संस्कृति, मध्य प्रदेश में मालवा संस्कृति, महाराष्ट्र में इनामगांव एवं जोरवे संस्कृति के नाम से जानी गई। आज भी हम मातृदेवी की पूजा एवं धार्मिक क्रियाकलाप करते हैं, जिसकी शुरुआत हड़प्पा संस्कृति में हुई थी। 1. वस्तुनिष्ठ प्रश्न ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। कत निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा कालीन स्थल नहीं है? उत्तर इफ हस्तिनापुर। कारण हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख नगरों में हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, धौलावीरा, चिन्हुदड़ो और रंगपुर शामिल हैं। हस्तिनापुर का संबंध इस कालक्रम की प्रमुख नगर तालिका में नहीं है। ख किस शहर से बंदरगाह के अवशेष मिले हैं? उत्तर लोथल। कारण लोथल खंभात की खाड़ी के निकट स्थित था। यहाँ से एक बंदरगाह गोदी के अवशेष मिले हैं, जहाँ से जलीय मार्ग द्वारा विदेशों के साथ व्यापार किया जाता था। गत निम्न में से कौन हड़प्पा सभ्यता की विशेषता नहीं है? उत्तर ग्रामीण जीवन। कारण हड़प्पा सभ्यता अपनी शहरी जीवन पद्धति, सुनियोजित नगर निर्माण और विदेशों के साथ व्यापार के लिए जानी जाती है। ग्रामीण जीवन इसकी मुख्य पहचान नहीं थी, क्योंकि यह एक विकसित सभ्यता सिविलाइजेशन थी। घ हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? उत्तर 1921। कारण पुरातत्वविदों ने सन 1921 में दयाराम साहनी के नेतृत्व में इस स्थल का व्यवस्थित उत्खनन किया, जिससे इस प्राचीन सभ्यता का पता चला। आगक महास्नानागार किस नगर से प्राप्त हुआ है? उत्तर मोहनजोदड़ो। कारण मोहनजोदड़ो के दुर्ग वाले हिस्से में एक बहुत बड़ा तालाब मिला है, जिसे पुरातत्वविदों ने महास्नानागार कहा है। इसका फर्श तराशी गई ईंटों से बना था और इसमें पानी रोकने के लिए चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। 2. निम्नलिखित को सुमेलित करें, मैच द फॉलोइंग। स्रोतों के अनुसार सही मिलान इस प्रकार है। सोना कर्नाटक कोलार क्षेत्र से आता था। फिरोजा मध्य एशिया व्यापार के माध्यम से प्राप्त किया जाता था। चांदी अफगानिस्तान एवं ईरान, यहाँ से धातु का आयात होता था। सीपियाँ गुजरात समुद्र के किनारे होने के कारण यहाँ से प्राप्त होती थी। 3. आइए विचार करें, डिटेल्ड डिस्कशन। हड़प्पा सभ्यता के नगरीय जीवन पर प्रकाश डालें। उत्तर हड़प्पा का नगरीय जीवन बहुत ही सुनियोजित और समृद्ध था। यहाँ सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं और जल निकासी की बेहतरीन व्यवस्था थी। लोग पक्की ईंटों के 2 या 3 मंजिला घरों में रहते थे, जिनमें आंगन और स्नानघर होते थे। समाज में शासक वर्ग, लिपिक और विभिन्न शिल्पकार जैसे सुनार, बुनकर, नाव निर्माता रहते थे। लोग मनोरंजन के लिए पासे का खेल खेलते थे और बच्चे मिट्टी की बैलगाड़ियों से खेलते थे। हड़प्पा संस्कृति को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है? उत्तर क्योंकि इस सभ्यता का सबसे पहला खोजा गया नगर हड़प्पा था। पुरातत्व की परंपरा के अनुसार जब किसी प्राचीन संस्कृति के कई स्थल मिलते हैं, तो उसे सबसे पहले खोजे गए स्थल के नाम से ही जाना जाता है। इसलिए रावी नदी के तट पर खोजे गए हड़प्पा नगर के नाम पर इसे हड़प्पा सभ्यता कहा गया। 4. आइए चर्चा करें, डिस्कशन पॉइंट्स। नगरीकरण के लिए आवश्यक तत्वों की सूची।
उत्तर, किसी क्षेत्र को शहर या नगरीय सभ्यता बनने के लिए इन मानदंडों की आवश्यकता होती है। क्षेत्र का शहर में तब्दील होना। लेखन कला का विकास। व्यापार, लंबी दूरी का व्यापार। शिल्प और कारीगरी विशेषज्ञता। विज्ञान और तकनीक का विकास। प्रशासनिक व्यवस्था और सुनियोजित निर्माण। हड़प्पाई लोग किन देवी देवता और पशुओं की पूजा करते थे? उत्तर, वे प्रकृति और शक्ति के उपासक थे। देवी देवता, वे मातृदेवी की पूजा करते थे। मिट्टी की मूर्तियां मिली हैं और एक मुहर पर मिले चित्र के आधार पर पशुपति महादेव की आराधना करते थे। पशु और वृक्ष, वे पीपल के वृक्ष और एक सींग वाले जानवर कैंडा या यूनिकॉर्न तथा कुबर वाले सांड की विशेष पूजा करते थे। हड़प्पा के लोग किन फसलों से परिचित थे? उत्तर, हड़प्पाई लोग खेती में काफी उन्नत थे। वे मुख्य रूप से इन फसलों को उगाते थे: गेहूं, जौ, मटर, धान, चावल, तिल और सरसों। आज की पहचान। इनमें से लगभग सभी फसलें गेहूं, चावल, मटर, सरसों, तिल आज भी हमारे भोजन का मुख्य हिस्सा हैं।